अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मेरी उस पोस्ट के नीचे कमेंट किया था, जिनको मैंने कहा था कि आप लोगों के एमडी कैट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके एमडी कैट से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है वो आप लोग यहाँ कमेंट में लिख दें ताकि मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना सकूँ और आपको डिटेल से आंसर दे सकूँ। बिकॉज़ मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट्स में उनको मैं आंसर कर सकूँ, लेकिन कमेंट्स में इतनी डिटेल से नहीं बताया जा सकता जितना कि मैं एक प्रॉपर वीडियो में डिटेल से बता सकती हूँ। तो आप लोगों में से जिसने क्वेश्चन किए थे वहाँ पर कमेंट सेक्शन में उनको मैंने कंपाइल करके यहाँ पर क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। मैंने कोशिश की है कि सब बच्चों के क्वेश्चंस की मैं आंसर्स कर सकूं, लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो गया है तो वो मुझे दोबारा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके दोबारा मुझसे पूछ लें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा है कि व्हाट शुड बी द स्कीम ऑफ स्टडी फॉर द रिमेनिंग डेज़ ऑफ एमडी कैट। यानी एमडी कैट अब आप लोगों का अभी उसकी डेट नहीं आई है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो सितंबर में होगा। 10 सितंबर तक हो सकता है, 15 सितंबर तक हो सकता है। ये मैं आप लोगों को कोई ऑफिशियल डेट नहीं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तब तक होगा, बिकॉज़ नम्स की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। नम्स एमडी कैट की डेट वो 1 सितंबर को होगा, तो मोस्टली एमडी कैट भी उसके करीब करीब ही होगा। ठीक है, तो सितंबर का जो मंथ है उसको आप लोग माइंड में रख के आपने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब क्या आप लोगों का स्टडी का प्लान होना चाहिए, इस पर पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो हो चुकी है, लेकिन दोबारा मैं इसको ब्रीफली बता देती हूँ कि आप लोगों की अब स्कीम ऑफ स्टडी होनी क्या चाहिए। बेसिकली आप लोग अब पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये है कि अभी अगर आप लोग देखें तो अभी जुलाई स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद अगस्त स्टार्ट होगा। ठीक है, सितंबर में जाके आपकी तैयारी मतलब आपका एमडी कैट होगा, तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब अगर इस टाइम अगर आप अपने आप को असेस करने की कोशिश करें तो अभी आपके पास पूरे 2 महीने हैं। ठीक है, तो आप लोगों की इस टाइम इतनी तैयारी होनी चाहिए। यानी मतलब आप लोगों को मैं ये नहीं कहती कि इस टाइम कोई आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपको सारा एमडी कैट का सारा सिलेबस याद होगा और आपने रिवीजन भी कर ली होगी। नहीं, इस टाइम आपके पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप आराम से अपने लेक्चर्स लें। ठीक है, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, बुक से अपनी रीडिंग बहुत अच्छी कर लें। ठीक है, बुक की जब आप रीडिंग कर रहे हो फुल कंसंट्रेशन के साथ आप रीडिंग करें। आपका जो डेली का स्केड्यूल है ना, उसमें 3 चीज़ें शामिल होनी चाहिए इन दिनों में। ठीक है, अभी क्योंकि आपके पास टाइम है, उसमें आपके लेक्चर्स शामिल होने चाहिए जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हैं। आपकी प्रैक्टिस शामिल होनी चाहिए, बिकॉज़ प्रैक्टिस के बगैर आपका गुजारा नहीं है। ठीक है, एमडी कैट स्टूडेंट का गुजारा नहीं है प्रैक्टिस के बगैर। तीसरे नंबर पर आपकी बुक रीडिंग शामिल होनी चाहिए। आपने डेली बेसिस पर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की बुक को पढ़ रहे हैं और आप डेली इंग्लिश के रूल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश के जो रूल्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं ग्रामर के, वो आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये 4 चीज़ें तो आपकी ज़रूरी आपकी डेली जो आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनकी रूटीन में ये चीज़ें तो शामिल होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हैं, अपना कोई टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो आपको मज़ीद आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगी। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग डेज़ हैं उसमें आपने क्या तैयारी करनी है ये मैंने आपको बता दिया है कि आपकी फ़िलहाल इन दिनों में आपकी इस तरह की स्टडी रूटीन होनी चाहिए, ये 4 चीज़ें शामिल होनी चाहिए। अब आपने अपनी जो स्टडी प्लानिंग है वो इस तरह करनी है कि 15 अगस्त तक, ठीक है, 15 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे अगर इससे पहले सिलेबस कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर स्टूडेंट्स अपनी तैयारी इस तरह करे, अपनी प्लानिंग इस तरह बनाए कि 15 अगस्त तक आपका सारा सिलेबस कवर होना चाहिए। सारा सिलेबस कवर होने का मतलब है आप एटलीस्ट एक दफ़ा बुक रीडिंग सारी कर चुके हों। 15 अगस्त के बाद आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि रिवीजन में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो और असल आपको आता ही तब है जब आपने रिवीजन की होती है। ठीक है, फिर आप 15 अगस्त के बाद जितनी मर्ज़ी रिवीजन आपसे हो सकती हैं आप कर लें, दिस इज़ अप टू यू। जब तक एमडी कैट नहीं होता फिर आपने रिवीजन ही करते रहना है। तो अब अपना जो आपने प्लान रखना है वो यही रखना है कि 15 अगस्त तक आपने एमडी कैट की जो भी आपकी तैयारी है, बायो की, केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की, इंग्लिश की, वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर एमडी कैट एट होम। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर ना मैं एक डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ पहले। अगर आप लोग मेरे चैनल पे वीडियोस देखें, पहले बनाई थी मैंने पिछले साल, जो जिन बच्चों ने एमडी कैट दिया था उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि कैसे एमडी कैट को प्रिपेयर करें घर पे।
तो आप मेरी वो वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको बताया है कि कौन कौन से सोर्सेज़ हैं जहाँ से आप लोग लेक्चर्स ले सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज़ हैं जहाँ से आप लोग टेस्ट ले सकते हैं, किप्स के, स्टेप के, स्टार्स के, कहाँ कहाँ से आप लोग पास्ट पेपर्स ढूंढ सकते हैं। तो मैंने आपको सारे रिसोर्सेज़ बताए हुए हैं। ये जो हाउ टू प्रिपेयर MD-CAT एट होम है, इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप उस वीडियो से ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैसे आपने तैयारी करनी है। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप घर बैठकर MD-CAT की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट्स जो अकेडमी जाते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठकर पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट से घर पे नहीं पढ़ा जाता उनको चाहिए कि वो अकेडमी ज्वाइन करें, और जो घर पर अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ आप बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं। तो अब अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तो भी आपकी यही स्कीम होनी चाहिए, आप डेली लेक्चर्स लें, ठीक है। मैंने बताया था, मैंने पहले भी रिसोर्सेज बता चुकी हूँ। एक्सपर्ट MD-CAT है, सईद MD-CAT है, ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको किप्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग लेक्चर्स ले लें ऑनलाइन, ठीक है। या इन किप्स के नहीं लेना चाहते, कोई भी आप यूट्यूबर देख लें जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। आपका मकसद सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, ठीक है। जहाँ जिसकी आपको समझ आती है उसके आप यूट्यूब से लेक्चर्स लें, ठीक है। उसके बाद आप वही टॉपिक बुक से रीड करें, उसके बाद आप प्रैक्टिस बुक उठाएँ और उस टॉपिक की प्रैक्टिस करें। और शाम को जब आपके पास टाइम बचे तो आपने क्या करना है, किसी भी एकेडमी का टेस्ट ढूंढना है, ठीक है। फेसबुक से मिलता है, एक्सपर्ट MD-CAT की वेबसाइट से मिलता है, सईद MD-CAT की वेबसाइट से मिलता है। कोई दोस्त एकेडमी जा रहा है, उसके पास अगर एकेडमी के टेस्ट हैं तो उससे ले लें, और आपने एकेडमी का एक टेस्ट सॉल्व करना है उस टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपने आज पढ़ा है, ठीक है। तो जो बच्चे घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा आसान है कि वो अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करें। और आपकी भी यही मतलब आपका प्लान होना चाहिए कि 15 अगस्त तक आपने अपना सिलेबस कवर कर लेना है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप एकेडमी का टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें या आप घर पे बैठ के अपनी रिवीजन कर लें। और जो वीडियो मैंने बनाई थी हाउ टू प्रिपेयर MD-CAT एट होम, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ से उसको डिटेल। ने पूछा था कि हाउ मैनी FLPs शुड बी सॉल्व बिफोर MD-CAT एज अ फ्रेशर। FLPs का अगर कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है तो FLPs का मतलब है फुल लेंथ पेपर्स, ठीक है। फुल लेंथ पेपर्स दो तरह के होते हैं, एक वो जिनका पैटर्न MD-CAT जैसा होता है, यानी उस पर 200 MCQs होंगे लेकिन सिलेबस कम होगा। और एक फुल लेंथ पेपर वो होता है जिसमें आपके MCQs भी 200 होंगे और आपका सिलेबस भी पूरा होगा, यानी जितना पूरा MD-CAT का पेपर होगा। तो मोस्टली अकेडमीज़ के अंदर FLPs जो होते हैं वो लास्ट मंथ में या लास्ट 15 to 20 डेज़ के अंदर स्टार्ट होते हैं। तो जो बच्चे अकेडमी जा रहे हैं, जितने आप एकेडमी में दे सकते हैं FLPs आप दें, ठीक है। और मैंने तो काफ़ी ज़्यादा दिए थे, मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं, जितना मेरे पास टाइम था उसमें मैंने मैक्सिमम जितने FLPs में कर सकती थी मैंने किए थे। यानी तकरीबन मैंने 15 तक किए थे, 15 FLPs तो मैंने सॉल्व किए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत कम टाइम था हमारे पास, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था जितना आप लोगों के पास है। तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, आप जितने दे सकते हैं एकेडमी में दें। लेकिन आखिरी जो 5 से 6 दिन होंगे ना, मैं यही आपको रेकमेंड करूँगी कि उन आखिरी 5-6 दिनों में आप एकेडमी ना जाएँ, घर बैठकर अपनी रिवीजन करें। और मैंने भी ऐसे किया था, आखिरी हफ्ते में मैं एकेडमी नहीं गई थी, मैंने घर बैठ के अपनी तैयारी की थी। उससे पहले लेकिन मैंने सारे FLPs दिए थे, और क्योंकि उस टाइम हमारे मोस्टली टेस्ट ऑनलाइन हुए थे तो मैंने ऑनलाइन घर में भी बहुत ज़्यादा FLPs सॉल्व किए थे। तो 10 to 15 FLPs तो आपके सॉल्व होने ही चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा यकीनन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इससे ज़्यादा FLPs सॉल्व करेंगे, बिकॉज़ आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, आप लोगों के पास एक पूरा महीना होगा रिवीजन करने के लिए। तो डेली भी अगर आप एक FLP सॉल्व करते हैं तो आपके 20 से 30 FLPs तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आपके 10 FLPs तो होने चाहिए ना, आपको अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपने FLPs ज़रूर करने हैं। तो इसका कोई ख़ास नंबर नहीं है कि इतने FLPs आपको सॉल्व करने चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट आपको 10 तो ज़रूर सॉल्व करने चाहिए ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपकी रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। आपको आइडिया हो जाए कि आपका टाइम मैनेजमेंट होता है या नहीं, ठीक है। FLP सॉल्व करने से ना बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है MD-CAT की। तो जितने आप दे सकते हैं आप दें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स घर बैठे हुए हैं वो एटलीस्ट 15 FLPs तो ज़रूर सॉल्व करके जाएँ। एक स्टूडेंट ने पूछा है 2 मंथ स्टडी प्लान फॉर MD-CAT। ये तो वीडियो में पहले बता चुकी हूँ कि मैंने 2 महीनों में किस तरह से MD-CAT की तैयारी की थी। तो अगर आप वो मेरी वीडियो देखें तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने 2 महीनों के अंदर कैसे MD-CAT की तैयारी करनी है। लेकिन अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने अभी वीडियो के शुरू में भी आपको स्ट्रेटजी बताई है कि MD-CAT के रिमेनिंग डेज़ में आपने किस तरह से पढ़ना है, आप वहाँ से देख लें। इसके अलावा
अब 2 महीनों में मैंने पहले ही बता दिया कि आपने क्या करना है, लेक्चर्स भी लेने हैं, ठीक है, आपने बुक रीडिंग भी करनी है, आपने रिवीजन भी करनी है और आपने प्रैक्टिस भी करनी है और आपने एफएलपीज़ भी सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल बना कर दूँ, तो आई थिंक दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज़ हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिन में 10 से 15 घंटे पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर बच्चे की अपनी स्ट्रैटेजी है, हर बच्चे का अपना प्लान है। मैंने आपको सिर्फ एक जनरल स्ट्रैटेजी बता दी है कि आपने इन चीज़ों को अपनी रूटीन में डालना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपने लेक्चर्स को, आपने बुक रीडिंग को, आपने प्रैक्टिस को और आपने रिवीजन को अपने रूटीन में डालना है। चाहे आप रात के टाइम पढ़ रहे हैं, चाहे आप दिन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप एकेडमी जा रहे हैं, चाहे आप घर बैठकर एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स आपकी रूटीन में, आपके डेली स्केड्यूल में होने चाहिए। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि 15 अगस्त तक आपकी स्टडी, आपकी जो वो फर्स्ट टाइम जो आपका सिलेबस कवर होता है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज़ एंड रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज़। एक गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये है कि आपके पास एमसीक्यू का जो पेपर आता है वो अलहदा से होता है और आपको जो आंसर शीट मिलती है जिस पर आपने बबल सॉल्व करने होते हैं वो अलहदा से मिलता है। आप सब ने बोर्ड के पेपर्स दिए हुए हैं, आपको इसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आपको एक अलहदा से बबल्स फिल करने होते हैं एक शीट पर। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नहीं आया किसी स्टूडेंट को और उसने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया। क्वेश्चन पेपर तो वो स्टूडेंट वो क्वेश्चन स्किप कर देगा, लेकिन जो आंसर शीट होगी जहाँ पर बबल्स फिल करने होंगे वहाँ पर वो क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा और 6 का आंसर 5 में लगा देगा और उसके बाद वो अपना पूरा सीक्वेंस ख़राब कर देगा, ठीक है। और एंड पे जाके पता चलता है कि सीक्वेंस तो सारा ख़राब हो गया। तो ये वाली गलती आप लोगों ने नहीं करनी। सबसे पहले हर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के बाद आपने अपना सीक्वेंस चेक करना है कि मैं सही सीक्वेंस में आंसर्स लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ या नहीं, ठीक है। नंबर 1 तो आपने जब एमडीकेट आप सॉल्व कर रहे हो, पहला पॉइंट तो आपने जहन में यही रखना है कि मेरा सीक्वेंस सही है बबल्स का या नहीं, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, ये तो हो गया, मैंने आपको एक कॉमन गलती बता दी जो स्टूडेंट्स करते हैं। दूसरा ये है कि ना एमसीक्यूज़ जब आप अटेम्प्ट कर रहे हों तो आपने जो स्टेटमेंट है एमसीक्यूज़ की उसको बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ना है। होता क्या है कि कभी कभी ये होता है कि आखिर में एक लफ्ज़ लिखा होता है, पूरी स्टेटमेंट आपको एमसीक्यू की बता दी जाती है, उसके बाद आखिर में एक लफ्ज़ लिखा होता है एक्सेप्ट, EXCEPT। अब जो स्टूडेंट्स जल्दी करते हैं, क्योंकि एमडीकेट में टाइम का भी मसला होता है, तो स्टूडेंट्स जल्दी करते हैं, वो आखिरी लफ्ज़ नहीं पढ़ते एक्सेप्ट और ऑप्शन गलत लगा देते हैं। दूसरी जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स वो ये होती है कि नॉट का वर्ड लिखा होता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, कोई भी सवाल है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया या जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉट का जो सवाल वो वर्ड होता है ना वो अक्सर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, स्किप कर देते हैं, ठीक है, जल्दी में जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो इसलिए वो ऑप्शन गलत लगा देते हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ी है और उसके बाद पहला ऑप्शन पढ़ा, वो ऑप्शन उनको सही लगा, उन्होंने फ़ौरन से वो ऑप्शन मार्क कर लिया। हालांकि होता ये है कि पहला ऑप्शन भी सही होता है, दूसरा भी सही होता है, तीसरा भी सही होता है और ऑप्शन डी में लिखा होता है ऑल ऑफ़ द अबव, ठीक है। तो बाद में पता चलता है कि तो सारे ऑप्शन सही थे और असल आंसर तो ऑल ऑफ़ द अबव लगाना था। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ना है, एक्सेप्ट का वर्ड, नॉट का वर्ड ये स्किप नहीं करना और चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद फिर आपने अपना आंसर उसमें से सिलेक्ट करके लगाना है। बेशक आपको ए ऑप्शन में सही आंसर मिल गया है, बेशक बी में सही आंसर मिल गया है, सी में सही आंसर मिल गया, लेकिन आपने पढ़ने चारों ऑप्शंस हैं और उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, ये फिर आपको बाद में आप रिग्रेट कर रहे होते हैं कि मैं ये वाली गलती ना करता तो शायद मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। तो ये मैंने आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता दी हैं और तरीका बता दिया कि किस तरह से आपने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू वाले 10 एमसीक्यूज़ आपको नहीं आते, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो इस बात पे परेशान नहीं हो जाना, हो सकता है सिर्फ यही शुरू वाले 10 ही एमसीक्यूज़ आपको ना आते, उसके बाद आपको सारा पेपर आता। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10 एमसीक्यूज़ नहीं आए तो पैनिक कर जाते हैं और उसके बाद पूरा पेपर अपना ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, बेशक शुरू वाले 10 एमसीक्यूज़ नहीं आते, बेशक 20 एमसीक्यूज़ नहीं आते, जितने मर्ज़ी एमसीक्यूज़ आपको नहीं आते, आपने
उन MCQs की खातिर अपने वो वाले MCQs ख़राब नहीं करने जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। जितना पेपर आपको आता है ना वो आपने पूरा सही करके आना है। अगली बात, इस दफ़ा आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना, ठीक है। जैसा भी जिसका जो भी जवाब आता है बस उसको लगा कर आ जाना है, ठीक है। नहीं भी आता तो कोई भी ऑप्शन आपने कर लेना है, ठीक है, क्योंकि छोड़ के आएंगे तो 100% यही चांस है कि आपके नंबर कटेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाते हैं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ चांसेस तो होंगे कि क्या पता आप लोगों का, आपकी लक अच्छी हो तो वो आपका सही हो जाए, ठीक है। तो कोई भी MCQ छोड़ के नहीं आना। अगला क्वेश्चन है कि रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस। ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि पास्ट पेपर्स आर हेल इम्पॉर्टेंट। एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस आपके पास्ट पेपर से रिपीट होते हैं। तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ पास्ट पेपर्स की बुक ले लें या पास्ट पेपर्स आप डाउनलोड कर लें, ठीक है, गूगल से डाउनलोड कर लें। फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस हैं MD कैट की जो तैयारी करवाते हैं, वहाँ से आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। मतलब जहाँ से भी आपको पास्ट पेपर्स मिलें बस आपने उनको करके जाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि डेली प्रिपरेशन स्केड्यूल क्या होना चाहिए, तो वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। डेली प्रिपरेशन स्केड्यूल, आपने सबसे पहले लेक्चर्स लेने हैं, उसके बाद आपने बुक रीडिंग करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने रिवीजन करनी है या फिर कोई टेस्ट वगैरह सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपकी डेली जो आपका MD कैट की स्टडी का स्केड्यूल है उसमें शामिल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड प्रेशर। एक तो बात तो ये याद रखें कि इस टाइम आप अकेले नहीं हैं जिसको स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर का सामना है। जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम MD कैट की तैयारी कर रहे हैं, बेशक वो कोई टॉपर है या बेशक वो एक एवरेज स्टूडेंट है या जो भी है, ठीक है, उन सब को इस टाइम स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर का सामना है। इवन मैं हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे भी MD कैट की तैयारी के दौरान डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, और मुझे ये लगता था कि मेरी बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है और बाकी सबको मुझसे ज़्यादा आता है, और मुझे ये लगता था कि मेरा तो एडमिशन हो ही नहीं सकता बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि आप सब लोगों की भी इस टाइम यही फीलिंग्स होंगी, ठीक है। जो भी बच्चे MD कैट की तैयारी कर रहे होते हैं उनको यही लगता है कि उनको कुछ नहीं आता और बाकियों को उनसे ज़्यादा आता है। तो इसको हैंडल करने का तरीका बस ये है कि ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी है इसको आप अपने ऊपर सवार मत होने दें, ठीक है। नमाज़ पढ़ें और अपने लिए बहुत सारी दुआ करें और अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। बस यही 3 चीज़ें हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब आप अच्छी तैयारी करते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपकी जो स्ट्रेस, एंजाइटी है ना ये थोड़ी सी ख़त्म होती है। तो इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, अपना मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दें, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना तो आपकी स्ट्रेस थोड़ी कम होती है, क्योंकि आपको थोड़ा फ़ील होता है कि अच्छा ठीक है अब मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो बस नमाज़ पढ़नी है, दुआ करनी है, ख़ुद को दूसरों से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना। किसी के आपसे टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किसी को आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कोई आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो भी है बस आपने अपनी तैयारी पर फोकस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेन पॉइंट्स दैट डिफरेंशिएट टॉप 3500 स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा सवाल है कि मतलब जो हमारा पंजाब में UHS की जो लिस्ट आती है उसमें जो टॉप 3500 स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, और बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़ाहिर है इतनी सीट्स नहीं होती क्योंकि टॉप 3500 स्टूडेंट्स ही सीट ले पाते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो वो क्या पॉइंट्स हैं जो उन स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स से। तो अब कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताती हूँ वो ये हैं कि सबसे पहली बात तो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्टूडेंट्स अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो 9th क्लास में आते ही उनके सामने एक एम होता है कि मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है। यानी वो अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मेरा ये काम है एडमिशन लेना, और अगर मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं तो मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उनको अच्छे रिज़ल्ट्स दूँ, ठीक है। एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सब स्टूडेंट्स के अंदर। सेकंड, इन स्टूडेंट्स के अंदर पढ़ने का स्टैमिना होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स 10 से 15 घंटे भी पढ़ सकते हैं आराम से बैठकर, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो एक पैशन होता है, ठीक है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे, आपके सीनियर्स जिनका एडमिशन हो चुका है, आपने देखा होगा कि वो पढ़ाई के पीछे मतलब एक किस्म के पागल होते हैं पढ़ाई के पीछे,
ठीक है। हर टाइम उनको सिर्फ़ एक ही जब वो एफएससी में होते हैं तो हर टाइम उनको सिर्फ एक ही ख़्याल जहन में आ रहा होता है कि मैंने ये टॉपिक करना है, मैंने ये वाला चैप्टर करना है, मैंने ये वाली चीज़ करनी है। मतलब एफएससी के दौरान उनकी और कोई एक्टिविटी ही नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा, ठीक है। इतना कोई आसान काम नहीं होता है एफएससी में भी अच्छे मार्क्स लेना, फिर एमडीकैट में भी अच्छे मार्क्स लेना, फिर अपना एग्रीगेट बना के एडमिशन सिक्योर करना। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट होना पड़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। अच्छा, हार्ड वर्किंग इस तरह से होते हैं कि अपना टाइम जो है वो इरेलीवेंट चीज़ों में वेस्ट नहीं करते, ठीक है। जो उनकी काम की चीज़ होती है बस वही करते हैं। एफएससी में जब आप हैं और आपने आगे आपका ये एम है कि आपने मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आपका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए एफएससी के 2 सालों में, और वो है पढ़ाई, ठीक है। तो इसलिए अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी सारे काम बाद में आते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं, यही कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक लक का फैक्टर भी आता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन एडमिशन नहीं हो पाता उनका, तो एक फैक्टर लक का भी होता है। लेकिन फिर वो यही बात होगी कि अगर आपके लिए मेडिकल का फील्ड अच्छा है और आपने उसके लिए मेहनत भी की है तो आपको ज़रूर आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेहनत की है लेकिन ये फ़ील्ड आपके लिए बेहतर नहीं है, तो फिर ज़ाहिर बात है जो फ़ील्ड आपके लिए बेहतर होगा आपको वही मिलेगा। अगला सवाल फिर ये कि एमडीकैट स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट 40 to 50 डेज़, हाउ मेनी रिवीजन्स, हाउ मेनी एफएलपीज़। ये क्वेश्चन मैं पहले ही आंसर कर चुकी हूँ, तो आप वीडियो का पहला पार्ट देख लें इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेड टाइम में कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करें। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। 15 अगस्त तक आपने अपनी जो है ना कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद तो आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको अगर टीचर की समझ नहीं आती है एकेडमी में, या आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो यूट्यूब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यूट्यूब से जो भी लेक्चर आपको समझ आता है, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं यूट्यूब में। ख़ास तौर पर जो इंडियन यूट्यूबर्स के लेक्चर्स हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको पाकिस्तानी टीचर्स की नहीं आती समझ, तो आप यूट्यूब पर इंडियन यूट्यूबर्स के लेक्चर्स लें, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड चीज़, जिस चीज़ का आपका एफएससी में जो आप कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर हुआ उसको आप पहले प्रिपेयर करें, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपका एफएससी में क्लियर होना रह गया था उसको आप पहले क्लियर करें, उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स करें, ठीक है। जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है उसको पहले कर लें, और जो आसान है आपके लिए उसको आप बाद में करें। क्योंकि अगर मैं आपको अपना बताऊं, मुझे फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है पंजाब टेक्स्ट बुक की, जो 11th क्लास की फ़िज़िक्स है, उसमें जो चैप्टर नंबर 11 है हीट वाला, ठीक है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाला चैप्टर मुझे नहीं आता था एफएससी में। लेकिन जब एमडीकैट की मैंने तैयारी की तो मैंने सबसे पहले यही टॉपिक समझा था, बिकॉज़ इसके मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं थे। लेकिन मेरे एमडीकैट में सवाल भी यहीं से ज़्यादा आए थे, और ये मैंने अपने एमडीकैट में ही इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, ठीक है। तो जो टॉपिक आपको नहीं आता, जिसके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उसको आप पहले करें और उसको अच्छे से समझें, और फिर बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि आई एम अ 4th टाइम रिपीटर एंड हाउ टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए यही है कि मैं जैसे आपको अभी बता रही हूँ कि जिन टॉपिक्स के आपके कॉन्सेप्ट्स एफएससी में क्लियर नहीं हुए उनको आप पहले उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर आपके 2 चीज़ों से हो सकते हैं, एक आप कोई अच्छा सा लेक्चर ले लें, या दूसरा आप बुक को अच्छे से रीड कर लें, ठीक है। बुक को रीड करने से अक्सर स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तो इसलिए बेहतर है कि किसी इंडियन यूट्यूबर का उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर ले लें। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए जो बेस्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने वाला चैनल है वो मैंने आपको बताया था, फ़िज़िक्स वाला बाय अलख पांडे। ये एक इंडियन यूट्यूबर है, ठीक है, जो अब तो काफ़ी फेमस हैं, तो आप लोगों को शायद उनका पता भी हो। उनके आप लेक्चर्स सुने और आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिन जिन टॉपिक्स का आपका फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनका आप ज़रूर लेक्चर लें और आपके कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है फ़िज़िक्स के लिए अगर प्रेप बुक पढ़ लें और तो कवर हो जाएगा। देखिए, फ़िज़िक्स के लिए ये है कि बुक की, अब ये तो नहीं है कि फ़िज़िक्स में बायो की तरह बुक की लाइन लाइन आती है, कि फ़िज़िक्स में आपको फार्मूला याद करना होता है, उससे रिलेटेड आपके सवाल आते हैं। तो अगर प्रेप बुक में वो सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तो ठीक है, आप बुक पढ़ लें अगर आपके पास टाइम, प्रेप बुक पढ़ लें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है।
बट आई वुड सजेस्ट कि प्रेप बुक में कभी कभी कोई पॉइंट मिस हो जाता है। असल में मुझे तसल्ली नहीं होती थी जब तक मैं अपनी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ लेती थी, तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को यही रेकमेंड करती हूँ कि एक दफ़ा बुक को, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसको ज़रूर रीड कर लें। बेशक एक दफ़ा कर लें, उसके बाद जितनी भी रिवीजन है वो आप बेशक प्रेप बुक से कर लें या अपने नोट से कर लें, लेकिन एक दफ़ा आपकी बुक आपकी नज़र से गुजरी हुई हो ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू स्टडी एज एन 11th ग्रेड स्टूडेंट। अगर आप अभी फ़र्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप अभी से अपनी एफएससी को भी बेहतर बनाएं और अपने एमडी कैट की भी तैयारी करें। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने एज एन 11th ग्रेड स्टूडेंट कैसे पढ़ा था, तो मैंने फ़र्स्ट ईयर में आते ही सबसे पहले तो एमडी कैट की जो बुक्स होती हैं, किप्स का एक पूरा सेट मिलता है, वो मैंने ले लिया था। ठीक है, उसमें मैं क्या करती थी, मैं जो भी टॉपिक पढ़ती थी फ़र्स्ट ईयर में वो मैं वहाँ से प्रैक्टिस कर लेती थी, किप्स की प्रैक्टिस बुक से। मैंने आते ही एमडी कैट के पास पेपर्स ख़रीद लिए थे। ठीक है, और मैं एमडी कैट के पास पेपर्स में से जो भी टॉपिक हमें टीचर पढ़ाते थे या जो भी टॉपिक मैं टेस्ट के लिए तैयार करती थी, वो मैं एमडी कैट के पास पेपर्स देख लेती थी कि उस टॉपिक में से किस किस तरह के सवाल आए हुए हैं। इसका ये फ़ायदा हुआ कि एक तो मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हो गए, दूसरा ये कि मुझे बहुत जल्दी अंदाज़ा हो गया कि एमडी कैट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और एज एन 11th ग्रेड स्टूडेंट जो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ज़ाहिर है वो स्टडीज़ ही थी, तो हमारा डेली का टेस्ट होता था और मैं डेली ही मतलब यही होता था कि क्योंकि मैं एकेडमी जाती थी, कॉलेज नहीं जाती थी, तो सुबह सुबह से लेकर शाम तक, जब तक एकेडमी जाने का टाइम नहीं होता था, तब तक मैं टेस्ट प्रिपेयर करती थी और फिर एकेडमी जाके लेक्चर्स लिए, टेस्ट दिया एंड दैट्स इट। तो बस आपकी भी यही रूटीन होनी चाहिए। अगर आपके डेली के टेस्ट होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर डेली के टेस्ट नहीं होते तो फिर अपने डेली का एक टारगेट सेट कर लिया करें कि आज मुझे इस चैप्टर के 2 पेजेस याद करने हैं, आज मुझे इस चैप्टर के 3 पेजेस याद करने हैं, जैसे भी आपके लिए फ़ीज़िबल हो। ठीक है, तो बस आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और आपने एफएससी के साथ साथ एमडी कैट पर भी फोकस करना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन सोर्स फॉर पास्ट पेपर्स। ऑनलाइन कोई ऐसा सोर्स तो नहीं है पास्ट पेपर्स का, लेकिन अगर आप गूगल पर जाएं और अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं तो यूएचएस के पास्ट पेपर्स लिख दें। ठीक है, बाकी आप जो भी आपका प्रोविंस है, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लेती है उसके आप एमडी कैट के पास्ट पेपर्स जाकर गूगल पे लिखें और आपको ईज़िली पीडीएफ मिल जाएगा। तो कोई इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर गूगल से नहीं मिलता तो आप फेसबुक पे जो भी एमडी कैट से रिलेटेड इतने ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं, वहाँ से जाकर आप ले लें, एक्सपर्ट एमडी कैट से ले लें। ठीक है, वहाँ उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे पास्ट पेपर्स, तो आप वहाँ से ले लें। तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे थे मैं उनको अच्छे से आंसर करूं एंड आई होप कि आप लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे और अब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन मुझसे स्किप हो गया है या मिस हो गया है तो प्लीज़ वो अपना क्वेश्चन दोबारा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग यहाँ से देख लें, या मैंने कम्युनिटी टैब में भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो भी कर लें और मुझे आप DM करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।